हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर एंड वेलकम टू माय लेक्चर। आई होप आप सबको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है। एंड कैसे हैं आप लोग, आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ठीक है, सो वी विल डू सम क्वेश्चंस एंड वील अंडरस्टैंड द पैटर्न कि सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आएंगे। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि ये लेक्चर आपका लाइव नहीं है, दिस इज अ रिकॉर्डेड लेक्चर। ठीक है, आई एम नॉट टेकिंग लाइव क्लास टुडे, दिस इज अ रिकॉर्डेड लेक्चर। ऑलराइट, लेकिन बिल्कुल हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, लाइव हो या रिकॉर्डेड क्लास हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें प्रैक्टिस करना और हम लोग बिल्कुल वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस क्या है और क्वेश्चंस कैसे आते हैं। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस क्या है? आपको एक या दो सेंटेंस या फिर हम कह सकते हैं एक स्मॉल पैराग्राफ आप लोगों को एज क्वेश्चन दिया होगा इन द फॉर्म ऑफ PQRS और वी कैन से इन द फॉर्म ऑफ ABCD। लेकिन ये जो PQRS में पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस होंगे, दे आर नॉट इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, वो अपनी सीक्वेंस में नहीं होंगे, प्रॉपरली अरेंज नहीं होंगे। तो आपको एक क्या करना है, इन पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को प्रॉपरली अरेंज करके एक सिंगल सेंटेंस या फिर एक मीनिंगफुल वे में आपको उसे कन्वर्ट करना है, ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस या मीनिंगफुल पैराग्राफ निकल कर आए। उसके लिए आपके पास 4 ऑप्शंस भी होंगे, राइट? क्योंकि MCQs हैं तो हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगे ही, जिसमें आपके पास ऑप्शंस होंगे। फॉर एग्जांपल PQRS बनता है, SRPQ बनता है, QPRS, RPQS, जो भी अरेंजमेंट पॉसिबल होता है वो आपको अकॉर्डिंगली यहाँ से चूज करना होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके क्वेश्चंस का पैटर्न। अब इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे फ्रॉम द रीअरेंजमेंट। तो 1 to 2 क्वेश्चंस। अभी तक जो पैटर्न देखा गया है, सिर्फ एक क्वेश्चन आता है JKSSP के एग्जाम में सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे। देयर कैन बी 2 डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द पेपर। ठीक है, सो 1 से 2 क्वेश्चन होंगे, ये चीज समझ में आ गई। अब दूसरी चीज कि ये क्वेश्चंस को कैसे करना है, कैसे हमें पता चलेगा, कैसे हमें पता चलेगा कि कैसे हमें प्रॉपर सीक्वेंस बनाना है। तो जैसे मैंने आपको बोला, आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, है ना? 4 ऑप्शंस होंगे। लेट्स से PQRS, PRQS, SPRQ या QPRS, ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। तो जो भी आपको PQRS ये वर्ड्स दिए होंगे, आपको पहले क्या करना है, पहले आपको ढूंढना है इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस क्या होता है कि जो भी आपने सेंटेंस बनाना है वो सेंटेंस किस पार्ट ऑफ सेंटेंस से शुरू होगा। तो आपको शुरुआती का पहला सेंटेंस ढूंढना है, पहला वर्ड्स ढूंढने हैं कि किस पार्ट ऑफ सेंटेंस से ये वाला सीक्वेंस स्टार्ट हो सकता है। व्हेन यू फाइंड आउट द इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, उसके बाद आप लोग यूज कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड, है ना? एक तो चीज होती है कि सेंटेंस अरेंजमेंट का मतलब इजी सा सेंटेंस दिया, हम लोग सेंटेंस पढ़ के अरेंज कर ले। लेकिन जब ऐसा ना हो तो ट्राई टू फाइंड आउट द इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, उसके बाद आप लोग यूज करो एलिमिनेशन मेथड। अब ये एलिमिनेशन मेथड क्या है? व्हेन यू नो कि आपका जो सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल वो P से स्टार्ट हो रहा है, जो आपकी अरेंजमेंट है फॉर एग्जाम्पल P से स्टार्ट हो रही है, तो आपके पास जो 4 ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास 2 ऑप्शंस बने। अब इन 2 ऑप्शंस को यहाँ अप्लाई करके देख लो कौन सा वाला सीक्वेंस बनता है। सो इजीली आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देर आर सम ग्रामेटिकल थिंग्स, देर आर सम मतलब सेंटेंस को कंबाइन करने का तरीका, वो आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए डेफिनेटली। ठीक है, आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल चीज़ें आपको आनी चाहिए, दैट विल अंडरस्टैंड व्हेन वी डू द क्वेश्चंस। अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो विल अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे इन क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सबको बेसिक समझ में आ गया क्या है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड ट्राई टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस। डायरेक्शंस देखिए यहाँ आपको दिए हैं, डायरेक्शंस अच्छे से रीड करने हैं। क्या बोला है, यहाँ पर क्या है, सेक्शंस ऑफ सेंटेंस हैं जो जंबल कर दिए गए हैं और उनको PQRS लेबल कर दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं ABCD, आपको करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट जो जंबल सेंटेंसेस है उनका अरेंजमेंट जो है वो
चूज करना है और अपना आंसर मार्क करना है। ये है आपके पास अरेंजमेंट सेंटेंस के पार्ट्स और दीज आर द ऑप्शंस दैट आर गिवन टू यू। आई एम गिविंग यू अ फ्यू सेकेंड्स। आप लोग देखो क्वेश्चन और बताओ क्या इसका आंसर हो सकता है। जल्दी से देखिए और बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। From the scientist is the information that comes how important। अब देखो पहली चीज यहां से देखो ध्यान से, जो फर्स्ट है हमारे पास P है वो एंड किससे हो रहा है, क्वेश्चन मार्क से। अब जब सेंटेंस के लास्ट में देखो ये पंचुएशन मार्क्स होते हैं, है ना। क्वेश्चन स्टार्ट एंड होता है फुल स्टॉप से, कोई भी सेंटेंस, कोई क्वेश्चन है वो एंड होता है क्वेश्चन मार्क से, एक्सक्लेमेटरी है तो वो इस साइन से एंड होता है। दैट मीन्स P जो है वो कहाँ आने वाला है, एंड में। P वाला जो है ये वाला पार्ट ये लास्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पंचुएशन मार्क क्वेश्चन मार्क दिया। हम स्टार्टिंग में तो नहीं लगा सकते और क्वेश्चन मार्क के आगे बाकी सेंटेंस लिखते हैं। दैट मीन्स P विल बी योर लास्ट ऑप्शन। अब इस अकॉर्डिंग अगर आप ऑप्शंस में से देखें A और D तो वैसे ही खत्म हो जाता है ना। A और D तो खत्म हो जाता है, हमारे पास ऑप्शंस क्या बचते हैं, QRSP और SQRP, ये ऑप्शंस बचते हैं क्योंकि दोनों में P एंडिंग है। नाउ लेट अस फाइंड आउट क्या हो सकता है। अब हमारा सेंटेंस देखें तो S से स्टार्ट होगा क्योंकि हाउ से हम क्वेश्चन पूछते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन ही पूछा गया है, तो क्या अरेंजमेंट बनेगा, S से स्टार्ट P से एंड। सी ऑप्शन सी, एस से स्टार्ट P से एंड। हाउ इम्पोर्टेंट इज द इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट से जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो कितनी इंपॉर्टेंट है ये बोला गया है। सो सिमिलरली इजीली हम लोग देखें हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। सबका आंसर सही है ऑप्शन सी, तो आगे बढ़े। देखिए सेकेंड क्वेश्चन रीड कीजिए एंड ट्राई टू गिव करेक्ट आंसर। अब देखो हमें ढूंढना है इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, है ना। तो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस कहाँ से शुरू हो सकता है। When steam engines dominated industrialization, coal was the main source of energy in the initial stages। इन शॉर्ट अगर हम रीड करते हैं तो हमें क्या बोला गया है कि शुरुआती स्टेजेस में इंडस्ट्रीज में कोल जो था वो मेजर सोर्स था एनर्जी का, जब स्टीम इंजन्स जो थे उनका यूज किया जाता था। अब देखो सेंटेंस कैसे स्टार्ट हो सकता है, हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, कोल वॉज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इनिशियल स्टेजेस, RS। उसके बाद कोल वॉज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इनिशियल स्टेजेस व्हेन स्टीम इंजन्स डोमिनेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। कोल मेन सोर्स था एनर्जी का इनिशियल स्टेजेस में, जब स्टीम इंजन ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को डोमिनेट करके रखा था। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर ऐसा आंसर भी निकल कर आ सकता है, PQRS। When steam engines dominated industrialization, coal was the main source of energy in initial stages। लेकिन अगर आप S को एंडिंग सेंटेंस लिखते हो तो ये कॉमा से एंड हो रहा है। डिड यू सी दैट, डिड यू नोटिस दैट कि जो S है वो कॉमा से एंड हो रहा है, और कॉमा से कोई सेंटेंस एंड नहीं होता। कॉमा से कोई भी सेंटेंस एंड नहीं होता, कॉमा का मतलब होता है आगे और कुछ एक्स्ट्रा ऐड होने वाला है ना। तो इसीलिए हम लोग करेक्ट ऑप्शन क्या चूज करेंगे, RSPQ। नाउ चेक ऑप्शन बी करेक्ट। आगे बढ़े, थर्ड क्वेश्चन देखिए एंड ट्राई टू गिव योर करेक्ट आंसर। अब यहां देखा जाए ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो या तो सेंटेंस Q से स्टार्ट हो रहा है या तो सेंटेंस R से स्टार्ट हो रहा है ना। R के दो ऑप्शंस है और Q के दो ऑप्शंस है, सी। तो दोनों में से देखो इनिशियल सेंटेंस कौन सा हो सकता है, मैरिज विद इन अ यूनिट और एंडोगैमी रेफर्स टू। तो यहाँ पर एंडोगैमी एक टर्म दिया है, एक सब्जेक्ट दे दिया कि इसके बारे में बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, एंडोगैमी रेफर्स टू मैरिज विद इन अ यूनिट और अ ग्रुप लिविंग इन द सेम लोकेलिटी। एंडोगैमी क्या है, शादी होना एक यूनिट या एक ग्रुप ऑफ लिविंग में जो सेम लोकेलिटी से हैं, इसी को हम एंडोगैमी कहते हैं। तो RQSP, विच आंसर शुड बी करेक्ट, ऑप्शन डी। जब हमने देख लिया कैसे किया क्वेश्चन, हमें पता है सेंटेंस या तो Q से स्टार्ट हो रहा है क्या, या तो R से स्टार्ट हो रहा है, Q और R के ही ऑप्शंस हैं, चूज करो दोनों में से कौन सा वाला हो सकता है। जब दिखा R से हो सकता है तो R के दोनों आंसर्स चेक कर लो।
अगर इतना भी नहीं है, ये हमें सिर्फ तब करना है जब हमें सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ जाता है, डायरेक्ट कर सकते हो तो वेल एंड गुड। क्वेश्चन 4, चलिए देखते हैं यहाँ पर सेंटेंस किससे स्टार्ट हो सकता है। हिस्ट्री ऑफ लाइफ, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज, फॉर्म्स ऑन अर्थ और स्टडी ऑफ। तो यहाँ पर देखो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, यहाँ पर एक सब्जेक्ट मिल रहा है कि इसके बारे में बात हो सकती है। तो आगे रिलेट करके देखें, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, है ना। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, QSPR। देखो ऑप्शंस में है हमारे पास ऑप्शन QSPR का, बिल्कुल है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सबके आंसर सही हो रहे हैं, यहां तक नहीं हो रहे तो एक बार रिलेट करके देखो, विद प्रैक्टिस सही होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ट्राई टू अटेम्प्ट। क्या होना चाहिए करेक्ट, क्या हो सकता है। देखो क्राई ऑफ जनरल पब्लिक, हमारा सेंटेंस पी से स्टार्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इज जनरली ड्रिवन बाय, इज लग रहा है तो किसी ना किसी के लिए लग रहा होगा, ऐसे सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, इससे सेंटेंस चलो कंसीडर कर सकते हैं, स्टार्ट हो सकता है। एजेंडा इन एनी कंट्री, कैसा एजेंडा बताना पड़ेगा, इससे भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। तो पी या आर से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। आर के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, पी के लिए एक ऑप्शन है। पहले हम एक वाला चेक करते हैं। तो देखो चेक करो पी वाला ऑप्शन, द क्राई ऑफ जनरल पब्लिक इज जनरली ड्रिवन बाय पब्लिक पॉलिसी मेकिंग एजेंडा इन एनी कंट्री। क्राई ऑफ जनरल पब्लिक कैसे बनाई जाती है, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग एजेंडा, किसी भी कंट्री में अगर हम पब्लिक पॉलिसी एजेंडा की शुरुआत करते हैं तो वो बन जाता है, ठीक है, ये बोला गया है यहाँ पर। तो PSRQ इज द करेक्ट आंसर, हमें आर वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 देखिए जल्दी से। बिफोर इट स्टार्ट, बिफोर क्या है, एक कनेक्टर हो सकता है, इससे सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। ऑफ द गवर्नमेंट इज, इधर से भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, आर और एस से हो सकता है। ऑप्शन डी कंसीडर नहीं करेंगे, क्यू से स्टार्ट नहीं हो रहा, यहां से ऑप्शंस चेक करो। क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर यहां से चेक करो। तो पहले हम आर को कंसीडर करते हैं, शुरुआती सेंटेंस, द एसेंशियल पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज द पावर टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट बिफोर इट स्टार्ट्स। गवर्नमेंट की सबसे एसेंशियल, सबसे इंपॉर्टेंट पावर क्या है कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स को, जो भी परेशानियां आनी है उसे मैनेज कर ले उसके शुरू होने से पहले ही। सो RQSP, ऑप्शन चेक करो, हियर वी हैव द आंसर, ऑप्शन सी। सबका आंसर सही है, ऑप्शन सी। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 7। चेक करो क्या आंसर होना चाहिए। सबसे पहले तो हम क्या ढूंढते हैं यहाँ पे, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। अ मेजोरिटी ऑफ वोट कंसीडर हो सकता है इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। द पार्टी दैट रिसीव्ड, इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। ऑफ द गवर्नमेंट नहीं हो सकता, प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है। मस्ट टेक कंट्रोल, कौन कंट्रोल लेगा, इससे भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, मतलब आर और एस से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। वी हैव टू कंसीडर पी और क्यू, और पी और क्यू को रिलेट करके देखें तो क्या होना चाहिए, a party that received a majority of votes, Q and P, ठीक है। the party that received a majority of vote must take control of the government, option A। पहले ही दिख गया, पहले Q आएगा फिर P आएगा, एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन A आंसर है। क्वेश्चन 7 का आंसर ऑप्शन A। डन। क्वेश्चन 8 देखिए अब, यहां पर भी देखिए, रीड कीजिए और ट्राई टू फाइंड आउट द
इंट्रोडक्टरी सेंटेंस फॉर द ऑर्डिनरी नहीं हो सकता, ठीक है। नॉट विलिंग टू रिस्क द अनयूजुअल, नॉट विलिंग सब्जेक्ट देना पड़ेगा, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं है। अब यहाँ देखो आर और एस का ऑप्शन बचता है हमारे पास, क्यू से भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा, पी से भी नहीं हो रहा, वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 ऑप्शंस। अब देखो आर से स्टार्ट करें, इफ यू आर नॉट विलिंग टू रिस्क द अनयूजुअल यू विल हैव टू सेटल फॉर द ऑर्डिनरी। अगर आप अनयूजुअल मतलब आप रिस्क लेने के लिए नहीं रेडी नहीं हो तो आपको ऑर्डिनरी चीजों के लिए ही सेटल होना पड़ेगा। सो कौन सा आंसर सही निकला हमारा? ऑप्शन सी, ठीक है, RQSP। एवरीबडी गॉट द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 8? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जनरली रीड भी करते हो तो भी आंसर सही निकल जाता है सबका। गुड। आगे देखिए क्वेश्चन 9, स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9, क्यू से स्टार्ट तो नहीं हो सकता, बट वी नो, बट क्या है? एक ज्वाइनिंग वर्ड है, कंजंक्शन है, इससे हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे, तो ये 2 ऑप्शंस तो हमारे निकल गए। बाकी 2 ऑप्शंस बचते हैं आर वाले। चेक करो ए और डी में से, पहले ए ऑप्शन चेक करो। वी नो, उसके बाद what we are, we know what we are but we know not what we may be, QP। सही है, कहने का मतलब क्या है? हमें पता है हम क्या है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम क्या हो सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो RSQP, ए से ही करेक्ट आंसर निकल गया, सबका आंसर ऑप्शन ए। सो इज अ न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू, आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं 3rd बैच की बुकिंग्स ओपन हो चुकी हैं, दैट इज गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम 1st नवंबर, ठीक है। 1st नवंबर से स्टार्ट हो रहा है आपका ऑनलाइन बैच प्लस आपका ऑफलाइन बैच फॉर JKPSI बैच जो है स्पेशल आपका फॉर दीज वैकेंसीज। आपका ऑफलाइन बैच भी शुरू हो रहा है, ऑनलाइन बैच या ऑफलाइन बैच जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ये कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, इट इज़ 9469860788। आप यहाँ पे कॉल कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 12 एंड चूज व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 10। चलिए चूज कीजिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी। देखो ध्यान से, हमारे पास ऑप्शंस हैं, पी से स्टार्ट हो रहा है, आर से स्टार्ट हो रहा है या क्यू से स्टार्ट हो रहा है। तो पहले हम चेक करते हैं क्या करेक्ट अरेंजमेंट बनता है। अ मैन इज वन हु कैन ले अ फर्म फाउंडेशन विद ब्रिक्स अ सक्सेसफुल अदर्स हैव थ्रोन एट हिम। देखो ध्यान से क्या आंसर होना चाहिए। अब देखो इसको हम लोग रीड करें तो क्या बनता है? A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him। मतलब क्या निकल के आया? एक सक्सेसफुल मैन वही है जो एक फाउंडेशन बनाए, फर्म फाउंडेशन बनाए सिर्फ उन्हीं ईंटों से जो उस पर फेंकी गई हैं। ऐसे हम लोग कहावत में भी बोलते हैं ना, अगर लोग आप पे ईंट फेंकते हैं तो आप उसी ईंट से महल बनाइए, तो इसका बिल्कुल वही मतलब है, ठीक है। RPQS फ्रॉम द ऑप्शंस, ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। सबका आंसर आ रहा है सी? नहीं आ रहा तो व्हेन यू कन्वर्ट इट इन हिंदी आप लोगों को तब भी समझ आ जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन 11। देयर इज नो ट्रिक, देयर इज नथिंग जो मैं आपको इसमें एक्स्ट्रा समझाऊं, ओनली यू नीड टू फाइंड द इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए, कुछ भी नहीं हो रहा तो हर एक ऑप्शन को अप्लाई करके देखिए, ऐसा ही कर सकते हैं आप। एंड अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो डेफिनेटली आप लोग इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। एक क्वेश्चन आता है बिल्कुल नॉर्मल लेवल का, बिल्कुल इजी लेवल का, यू विल बी मोर डिसअपॉइंटेड। अब सेंटेंस या तो पी से स्टार्ट हो रहा है या तो एस से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले हम पी को कंसीडर करते हैं। यू विल बी मोर डिसअपॉइंटेड, इसके बाद सुटेबल क्या है? आर, बाय द थिंग्स यू डिडंट डू,
than by the ones you did do 20 years from now। ये सीक्वेंस बनता है। क्या कहने का मतलब है, आप उन चीजों से ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं जो आपने नहीं की। किससे ज्यादा नहीं की? जो आप उन चीजों से जो आपने नहीं की, आप उनसे ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं than the things जो आपने की हैं। ठीक है, अगर आप 20 ईयर्स से अब तक खुद को देखें तो ये बोला गया है। सो PRQS, ऑप्शन बी, नॉट सी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सबका आंसर ऑप्शन बी आया। लास्ट क्वेश्चन ऑन अरेंजमेंट, इसके बाद हम लोग कुछ वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 12। ऑप्शन अगर हम पी देखें, पी से स्टार्ट नहीं हो सकते क्योंकि पी में देन है। देन हम सिर्फ तब लगाते हैं जब कोई पहले बात की गई हो, फिर देन लगता है। तो पी वाले ऑप्शंस सीधा सीधा एलिमिनेट हो जाते हैं। वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। चेक करो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। सबसे पहले ऑप्शन बी चेक करें। इफ यू कांट हैंडल मी एट माई वर्स्ट, अगर आप मुझे मेरे वर्स्ट में हैंडल नहीं कर सकते, देन यू श्योर डोंट डिजर्व मी एट माई बेस्ट। ये कहावत भी है, अगर आप मुझे मेरे अच्छे में हैंडल नहीं कर सकते तो आप मेरे बुरे में मुझे हैंडल नहीं कर सकते, आप बुरे में साथ नहीं देते तो आप मेरा अच्छे में साथ होना भी डिजर्व नहीं करते। ये चीज हम बोलते भी हैं। तो QSPR, देखो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दीज। अभी भी किसी को लगता है कि किसी को डाउट्स हैं या किसी को नहीं हुआ है, तो प्रैक्टिस इज द ओनली की। प्रैक्टिस करो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस, जो आज क्वेश्चंस करवाए हैं वापस से प्रैक्टिस करो सो दैट आपको इम्प्रूवमेंट फील हो। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे, दैट इज वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। क्या है, 3 वर्ड्स हमें दिए हैं, 1, 2 एंड 3। वी नीड टू चूज द वर्ड नियरेस्ट टू द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला वर्ड है प्रोवोकेटिव। हमें ऑप्शंस में से प्रोवोकेटिव का मीनिंग चूज करना है। प्रोवोकेटिव, प्रोवोकेटिव का मतलब क्या होता है, प्रोवोक करने वाला। ठीक है, जो बात को बढ़ाए। ठीक है, अगर कोई बात गुस्से में है या परेशानी है, उस चीज को बढ़ाने वाला, उसको और ज्यादा एग्रेशन में लाने वाला, एग्रेवेट करने वाला होता है प्रोवोकेटिव, जो प्रोवोक करता है। अब प्रोवोक करता है तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग आ जाता है इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेट करना मतलब और ज्यादा आग लगाना, है ना, यही होता है, और ज्यादा आग लगाना, बात को बढ़ाना, बात को एग्रेवेट करना। एग्रेवेट मतलब और ज्यादा गुस्से में लाना। तो प्रोवोकेटिव का मतलब क्या हुआ, इन्फ्लेमेटरी। नाउ वी हैव मेनी अदर वर्ड्स, जैसे कि डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल, जिसमें कोई स्किल है, स्पेशली विद हैंड्स। ठीक है, देन वी हैव वेलिएंट। वेलिएंट का मतलब होता है फुल ऑफ करेज, करेजियस वी कैन से। ब्रेव, प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है केयरफुल, कंसिस्टेंट, अवेयर। ठीक है, सो ये हो गए फर्स्ट वाले पार्ट के सब मीनिंग समझ में आ गए। अब सेकंड पे आओ, अनोनिमसली। अनोनिमसली का मतलब होता है छुपाकर। जब आप अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी छुपाकर कुछ करते हैं, दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग एनोनिमसली। अब अनोनिमसली का मीनिंग निकल कर आता है इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो का मतलब भी क्या होता है, हिडन। जैसे आप ब्राउजर पे कुछ सर्च करते हो तो वहां पे आपको ऑप्शन आता है इनकॉग्निटो मोड। इनकॉग्निटो मोड का मतलब क्या होता है कि आपकी एक्चुअल आइडेंटिटी नेटवर्क पे नहीं शो होगी, हिडन रहेगी, कंसील्ड रहेगी। ठीक है, तो एनोनिमस का मतलब होता है इनकॉग्निटो। क्लियर हो गया सबको? डायरेक्टली का मतलब पता है, अनफेलिंगली मतलब बिना फेल हुए। इन सितु, इन सितु का मतलब होता है इन ओरिजिनल प्लेस। एक्स्ट्रा वर्ड्स जो दिख रहे हैं मैं वो भी साथ साथ बता रही हूँ। इन सितु का मतलब होता है ओरिजिनल प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका रिलक्टेंट। ऑप्शंस डिसइंक्लाइंड, ईगर, फर्वेंट, रिपेंटेंट। रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है, रिलक्टेंट का मतलब होता है जब आप खुद को पीछे करते हो, मतलब थोड़ा सा क्या दिखाते हो, डिसइंटरेस्ट। क्योंकि आपको पता है जब आप किसी चीज की तरफ डिसइंटरेस्टेड हो, आपको पता है इससे कुछ अच्छा आउटकम नहीं मिलेगा, तो आप ऑटोमेटिकली उससे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, डिसइंटरेस्टेड हो जाते हो, उसी को बोलते हैं रिलक्टेंट। तो आंसर क्या है इसका, डिसइंक्लाइंड। जब आप किसी चीज की तरफ कम इंक्लाइंड हो, किसी चीज की तरफ कम इंटरेस्टेड हो, तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए।
ईगर का मतलब होता है उत्तेजित, मतलब जिसको जल्दी है सब करने की। फर्वेंट का मतलब होता है पैशनेट, ठीक है। एंड अनरिपिटेंट का मतलब होता है वी कैन से शेमलेस। शेमलेस एज इन जिसको गलती करके भी गलती का एहसास ना हो, उसे हम बोलते हैं अनरिपेंटेंट। ऑलराइट, सो वी हैव थ्री वर्ड्स। प्रोवोकेटिव का मतलब इन्फ्लेमेटरी, एनोनिमस का मतलब इनकॉग्निटो, और रिलटेंट का मतलब डिसइंक्लाइंड। बाकी वर्ड्स भी कर लिए। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज द वर्ड अपोजिट टू द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास वर्ड्स हैं फेनाटिकल और माइजेंथ्रोपिक। सबसे पहले फेनाटिकल का मीनिंग समझते हैं, उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। फेनाटिकल का मीनिंग क्या होता है? एंथुजियास्टिक। एंथुजियास्टिक मतलब किसी को कोई चीज करने में पैशनेट है, एनर्जेटिक है, कोई एक्शन करने में। ज़ील है, ज़ील मतलब पैशन, कोई चीज करने में ज़ीलस है। ठीक है, ये हो गया इसका मीनिंग। नाउ वी नीड टू चूज द अपोजिट। अपोजिट क्या आएगा? बाया है। जब हम फेनाटिकल की बात करते हैं तो मतलब होता है पैशनेट। इसका अपोजिट क्या आ जाएगा? मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है, कोई भी पैशन कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल है, मॉडरेट है। समझ में आ गया सबको? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। अगर किसी को नहीं पता बायगॉटेड का मतलब क्या होता है, बायगॉटेड का मतलब समवन जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है और वो अपना ओपिनियन चेंज करने को रेडी नहीं है, इनफ्लेक्सिबल है। इनफ्लेक्सिबल मतलब जिद, अपनी ही बात को रखना है, अपनी सोच अपने ख्यालों को बदलने के लिए रेडी ना हो, उसे हम बायगॉटेड कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड इज माइजेंथ्रोपिक। पहले इसका मीनिंग समझेंगे, उसके बाद फ्रॉम द ऑप्शन चूज करेंगे अपोजिट क्या है। माइजेंथ्रोपिक का मतलब होता है वन हु हेट्स पीपल, जिसको सोशल होना बिल्कुल पसंद नहीं है, जो लोग सोशल होना भी नहीं कह सकते, जो लोगों से नफरत करता है, उसे हम कहते हैं माइजेंथ्रोपिक। ठीक है, जो मैनकाइंड से नफरत करता है। इसका अपोजिट बनता है फिलेंथ्रोपिक, जिसका मतलब होता है वन हु लव्स मैनकाइंड। ठीक है, जिसको लोग बहुत पसंद है, जो लोगों की हेल्प करता है, नीडी की मदद करता है, उसे हम बोलते हैं फिलेंथ्रोपिक। तो इसका अपोजिट निकल कर आता है फिलेंथ्रोपिक। एंटी सोशल आपको पता है जो बिल्कुल सोशल नहीं है। फिलोसोफिक, फिलोसोफिक मतलब जो स्टडी एंड ऑल में इंटरेस्टेड है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दीज आर द वर्ड्स जो हमने आज करने थे, प्लस हमने कुछ अरेंजमेंट पे क्वेश्चंस भी किए। आज का टॉपिक में कोई डाउट हो, कुछ गाइडेंस चाहिए हो तो लेक्चर के बाद कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है। बिकॉज दिस इज अ रिकॉर्डेड लेक्चर, तो मैं आप लोगों के आंसर्स यहाँ पर तो नहीं दे सकती हूँ, तो आई विल गेट टू नो। अगर आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ लोगे तो आई विल आंसर योर क्वेरीज। तो हम लोग मिलेंगे मेरे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।